This video is intended for South Asian audience and is in Urdu and Hindi audio. For your convenience, you can find the same information in our English playlist on the same channel. इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि ग्रिड टाइड सोलर इन्वर्टर्स या ऑन ग्रिड सोलर टेक्नोलॉजी जो है वो इंजेक्शन या जनरेशन क्यों छोड़ देती है जब बिजली चले जाती है, और इसके अंदर हम मुख्तलिफ तरीके के भी देखेंगे कि अच्छा कैसे आप लोग अपना कम से कम इसेंशियल लोड चला लें या आप अपना पूरा लोड चला लें इवन कि अगर आपकी बिजली चले जाए। मेरा नाम शाफ अली है, मैं माइक्रोग्रिड ऑटोमेशन सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हूं। हमारी कंपनी ICSS इंजीनियरिंग कमर्शियल और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस के लिए पीवी जनसेट कंट्रोलर्स और सोलर के एडवांस्ड मॉनिटरिंग सिस्टम्स देती है। हम ये सॉल्यूशंस ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंटरनेशनली भी देते हैं। ग्रिड टाइड सोलर इन्वर्टर इंजेक्शन क्यों छोड़ देते हैं जब बिजली चल जाती है या ग्रिड का आउटेज होता है? ग्रिड टाइड का लिटरली मतलब नाम के अंदर लिखा हुआ है कि ग्रिड टाइड यानी कि एक ऐसे इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जो कि ग्रिड की मौजूदगी में ही उसके सपोर्टिंग रोल में चले। तो यहीं से हमें हिंट मिल जाता है कि एज ये टेक्नोलॉजी इसलिए बनी ही नहीं हुई कि अगर ग्रिड ना हो तो इसको चले। अब जो आपके फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं उनको तो ये वाला मसला नहीं है क्योंकि उनकी ग्रिड बहुत स्टेबल रहती है। असल मसला आता है जहाँ पे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हों या बहुत रिमोट एरियाज़ के अंदर इंस्टॉलेशंस हो रही हों, वहाँ पे इशू आता है क्योंकि वहाँ पे ग्रिड या तो अवेलेबल नहीं है या फ्रीक्वेंट आउटेजेस हो रहे हैं। तो हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि आखिर ये ग्रिड टाइड इन्वर्टर्स इंजेक्शन छोड़ते क्यों हैं। ये बेसिकली इंटरनेशनल ये एक स्टैंडर्ड बना हुआ है कि कोई भी ग्रिड टाइड इन्वर्टर अगर उसको पीछे से ग्रिड नहीं मिल रही तो वो इंजेक्शन छोड़े। इसको टेक्निकली कहते हैं एंटी आइलैंडिंग प्रोटेक्शन। कि भाई अगर तुम्हारा दुनिया से मुराद में ग्रिड ले रहा हूं कि अगर उससे राब्ता कट गया है तो तुमने इंजेक्ट नहीं करना चाहे तुम्हारे पास जितनी मर्जी डीसी पावर आ रही हो। ये तो इसकी होगी पहली रीज़न कि ये टेक्नोलॉजी बाय स्टैंडर्ड डिज़ाइन ही इसलिए हुई है कि ये जनरेशन ना करे अगर पीछे से आपकी बिजली कट ऑफ हो जाए। इसकी प्राइमरी रीज़न क्या है कि भाई आपने देखा होगा कोई ना कोई प्लान या अनप्लान्ड आपके शटडाउन्स हो रहे होते हैं, बिजली जा रही होती है जिसके अंदर पीछे यूटिलिटी वर्कर्स यानी कि आपके इलेक्ट्रिसिटी कंपनी के वर्कर्स जो हैं वो ट्रांसफार्मर्स पे या ग्रिड की लाइंस पे काम कर रहे होते हैं। अगर तो बिजली वापस जानी शुरू हो गई तो वो उनको या उनके इक्विपमेंट को डैमेज कर सकती है। प्राइमरली ये एंटी आइलैंडिंग प्रोटेक्शन जो है उसकी रीज़न ये है, इसको इसलिए रखा गया है। दूसरी रीज़न जो कि जिसपे जो मेरा ओपिनियन है और मोस्टली जो एक्सपर्ट्स हैं वो एग्री भी करेंगे कि ग्रिड टाइड इन्वर्टर एक प्राइमरी सोर्स ऑफ पावर तो है ही नहीं। ये तो गुड टू हैव है कि भाई अगर है तो अच्छा है, नहीं है तो भाई गुजारा हो जाएगा। अब जैसे मिसाल देता हूं कि अगर किसी वजह से अगर आपकी दोपहर का वक्त है पर क्लाउड्स आए हुए हैं तो इसका मतलब है कि ये आपको तो पावर ना होने के बराबर देगा, पर लोड तो आपने फिर भी चलाना है ना। अब अगर बैकअप पे ग्रिड अवेलेबल है तो इसका मतलब यह है कि आप आराम से लोड चलाएं। फ़र्क सिर्फ ये पड़ेगा कि सोलर जितनी इंजेक्शन कर सकता था, जितना आपका बिजली का बिल बचा सकता था उस टाइम के लिए वो उतना नहीं बचा पाएगा, पर गुजारा चलेगा आपका। अच्छा, इसी को एक मैं और पर्सपेक्टिव से भी देखता हूं कि ग्रिड टाइड सोलर टेक्नोलॉजी जो है वो या ग्रिड टाइड सोलर इन्वर्टर्स जो हैं ये मोर ऑफ एक फाइनेंशियल सर्विस हैं। इसमें बेसिकली बात ये हो रही होती है कि भाई आपने बिल बचाना है, कितना बचाना है, आपने थोड़ा सा बचाना है, आधा बचाना है, पूरा बचाना है, या आप चाहते हैं कि बिल कभी आए ही नहीं आपको। तो रादर देन कि वो टेक्नोलॉजी चलती कैसे है, वो कर कैसे रही है, इन द एंड क्रक्स यही है कि इसने आपका बिल बचाना है जितना आप चाहें। कि भाई आपको पता है कि आपका लोड कितना हो रहा होता है, आपके किलोवाट आवर कितने कंज्यूम हो रहे होते हैं किस सीजन के अंदर, और आपने अगर प्रॉपरली साइज किया हुआ है अपने ग्रिड टाइड सोलर इन्वर्टर्स को अपनी एप्लीकेशन के मुताबिक तो आपको एक अच्छी फाइनेंशियल सर्विस मिल जाती है। अब कुछ सॉल्यूशंस देखते हैं। जो असल सवाल है कि भाई ग्रिड टाइड सोलर इन्वर्टर जो है वो डेड हो जाता है, उसने कैसे चलना है विदाउट ग्रिड, मैं उस पर जरूर बात करूंगा। पर कई आप में से ऐसे लोग होंगे जो कि अभी सिर्फ सोच ही रहे होंगे कि भाई हमने आखिर इंस्टॉल करना है तो हमने क्या करना है, जिनमें से अमूमन
डोमेस्टिक या स्मॉल कमर्शियल के कस्टमर्स भी होंगे, तो उनको थोड़ा सा मैं पहले गाइड कर दूं कि भाई आप कंसिडर ज़रूर करें इन ऑप्शंस को, बजाय इसके कि पहले आप ग्रिड टाइट के ऊपर ही छलांग कर दें। पर वो तमाम टेक्निकल लोग जो कि ये जानना चाहते हैं कि भाई हमने ग्रिड टाइट तो लगा के देना ही देना है, या हमने ग्रिड टाइट तो लगाना ही लगाना है, इसके साथ हमें चला के दिखाओ कि भाई हमारा ग्रिड टाइट इन्वर्टर तब कैसे चलेगा जब बिजली नहीं होगी पीछे, आपको बिल्कुल जवाब मिलेगा, पर थोड़ा सा आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। अच्छा, अब पहला ऑप्शन तो आ गया कि भाई आप एक दफ़ा कंसिडर करें कि आपको कहीं ऑफ ग्रिड इन्वर्टर तो नहीं चाहिए, क्या पता आपका लोड ही बहुत कम हो। अब ऑफ ग्रिड इन्वर्टर की सिंपल सी बात है कि उसके अंदर आपका जो आपके ऊपर जो पैनल लगे हुए हैं उसके साथ जो बैटरी पड़ी हुई है, उन पैनल्स, आपका जो इन्वर्टर है वो आपकी बैटरी चार्ज कर रहा है, और जब पीछे से बिजली चली जाती है तो आपका जो इसेंशियल लोड है वो उसको टेकअप कर जाता है, वो लोड उठाना शुरू कर देता है। जो नॉन इसेंशियल लोड है वो उस पर नहीं आ पाता। अब कुछ हल्के ये इसके ऊपर पूरी एक डिटेल्ड वीडियो है कि ग्रिड टाइट टेक्नोलॉजी क्या है, चार्ज कंट्रोलर्स क्या हैं, ऑफ ग्रिड ऑन ग्रिड इन्वर्टर्स या हाइब्रिड इन्वर्टर टेक्नोलॉजी क्या है, और आप कैसे डिसाइड करें कि आपको कौन सा सिलेक्ट करना है। ये एक पूरा डिटेल्ड वीडियो है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पर मैं यहाँ पे एक छोटी सी सिर्फ आपको कुछ कॉन्स एंड कुछ प्रॉस बताऊंगा। जैसे मैंने बताया कि आपका बहुत ही लिमिटेड अमाउंट ऑफ लोड है, ये बहुत इसेंशियल लोड है, लाइटें, पंखे, कंप्यूटर्स वगैरह इस तरह की चीज़ें हैं जो कि आपका ऑफ ग्रिड इन्वर्टर उठा लेगा। ये टॉर्क लोड अमूमन बर्दाश्त नहीं कर पाता, और ये छोटी रेटिंग के इन्वर्टर्स होते हैं। इसके अंदर आपका जो एक और नुकसान है वो ये कि ऑफ कोर्स ये जो ऑफ ग्रिड इन्वर्टर होता है ये आपकी ग्रिड को वापस फीडबैक नहीं कर सकता, आप इस पर नेट मीटरिंग नहीं कर सकते। अच्छा, दूसरा एक ऑप्शन आपके पास, एक कंसिडरेशन जो है जो आप देख सकते हैं वो ये कि आप एक अच्छा हाइब्रिड इन्वर्टर लगा लें। एक हाइब्रिड इन्वर्टर जो कि बहुत उसमें बड़े ब्रांड्स आते हैं, उसमें कुछ बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शंस भी आते हैं, पर अमूमन एक बात फॉर श्योर है कि आपका जो हाइब्रिड इन्वर्टर है उसको ग्रिड की फीड भी मिल रही होती है, और उसके साथ पैनल्स और बैटरीज भी लगी हुई होती हैं, और वो अगर चले भी जाए, पीछे से बिजली चले भी जाए, तो फिर भी आपका वो एक ख़ास इसेंशियल लोड जो है वो उठा लेता है अपनी रेटिंग के मुताबिक। ऑफ कोर्स वो आपकी जो डायरेक्ट आपकी जो पैनल से आपकी डीसी पावर आ रही है और आपकी बैटरीज को वो साथ में डिस्चार्ज करवा रहा है, तो वो लोड उठा पा लेता है, तो वो लोड उठा लेता है। इस केस में भी मैंने जैसे आपको दिखाया है कि इसेंशियल लोड को उठाता है, नॉन इसेंशियल लोड या टॉर्क लोड को ये नहीं उठा सकता। इसका मतलब है यहाँ पे एक लिमिटेशन आ गई। पर अच्छी बात क्या है कि लेट से आप कहते हैं कि भाई मेरा यानी कि बहुत ज़्यादा, यानी कि इस टाइम पे मौसम क्लाउडी चल रहा है, मेरी इन्वायरमेंट ऐसी है कि मुझे रेडिएशन नहीं मिल पा रही, पर दूसरी तरफ मेरी बिजली भी बहुत ज़्यादा जा रही है या काफ़ी एक्सटेंडेड टाइम के लिए जा रही है। तो अच्छे हाइब्रिड इन्वर्टर्स जो होते हैं वो ये प्रोविजन भी देते हैं कि भाई जहाँ पे अपनी ग्रिड इनपुट देनी है वहाँ पे आप जनरेटर इनपुट भी दे दो, और वहाँ पे कुछ और मज़े के बड़े फीचर्स वो ये दे रहा होता है, वो कहता है कि भाई स्केड्यूल करो, तुम बैटरीज को कब चार्ज करवाना चाहते हो, कब डिस्चार्ज करवाना चाहते हो। तुम चाहते हो कि भाई अगर बैटरीज का एसओसी है, बैटरीज का वोल्टेज जो है वो इतना ड्रॉप हो चुका है, तो उस सूरत में तुम जनरेटर चला लो, जनरेटर से दोबारा वो बैटरीज वगैरह चार्ज करेगा, लोड भी उठा लेगा, और एक खास पॉइंट आएगा जिसके ऊपर वो जनरेटर को कमांड करेगा कि भाई अब तुम रेस्ट करो, बंद करो, और अगर दोबारा जरूरत पड़ेगी तो ऑटोमेटिकली वो दोबारा जनरेटर को ऑन करवा लेगा। हाइब्रिड इन्वर्टर्स में ये कुछ मजे के फंक्शंस होते हैं, अच्छे हाइब्रिड इन्वर्टर्स में, आम हाइब्रिड इन्वर्टर्स में नहीं। तो आप ये भी कंसिडर कर सकते हैं कि डोमेस्टिक में या स्मॉल कमर्शियल में मोस्ट प्रोबेबली आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। प्लस आपको नेट मीटरिंग का फ़ायदा भी है कि अगर आपकी ग्रिड आ रही है, आपकी एक्सेस पावर बन रही है जिसको आप इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, तो ठीक है, अपनी ग्रिड को वापस बेचें। अच्छा, जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया कि इस सारे में इस हाइब्रिड वाली अप्रोच के अंदर मसला क्या आ रहा है कि अभी भी हम लोग जो नॉन एसेंशियल लोड है ना उसको साथ में नहीं उठा पा रहे, सिर्फ इसेंशियल लोड, नॉन टॉर्क लोड, इस तरह की चीज़ों को उठा पा रहे हैं। तो ये आपके पास एक दूसरा ऑप्शन था। अब जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि भाई मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने ग्रिड टाइड इन्वर्टर के साथ क्या क्या ऐसा कर सकते हैं जिससे आप अपना कुछ ना कुछ पावर तो ले सकें या अपना सारा लोड उठा सकें। तो ये रहा आपका ऑप्शन नंबर 1, कि जिसके अंदर हम कहते हैं कि ठीक है जी, आप जो कन्वेंशनल पहले जैसे होता था कि जी यूपीएस लगते थे, आप लोग यूपीएस लगा लें, ग्रिड टाइड इन्वर्टर लगा हुआ है, वो आपके जो यूपीएस के थ्रू वो बैटरीज भी चार्ज कर रहा है, और आपके यूपीएस के आउटपुट पे एसेंशियल लोड लगा हुआ है जिससे आपका एसेंशियल लोड चलता रहेगा जब तक आपकी बैटरीज पूरी ड्रेन आउट नहीं हो जाती। प्लस
ऑफ कोर्स आपका क्योंकि ग्रिड टाइट सिस्टम लगा हुआ है, इसका मतलब है कि अगर ग्रिड है, आपका लोड कम है, तो उस सूरत में ये एक्सपोर्ट भी कर देगा आपकी ग्रिड की तरफ। इस अप्रोच का एक फायदा जो मुझे नजर आता है वो ये कि अमूमन यूपीएस लोगों के पास छोटी एप्लीकेशंस के अंदर पहले से मौजूद होते हैं, तो उनको कुछ बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं करना पड़ेगा। तो स्मॉल और डोमेस्टिक, स्मॉल कमर्शियल और डोमेस्टिक एप्लीकेशंस में मोस्ट प्रॉब्ली ये वाली चीज भी सूट कर सकती है। दूसरा ऑप्शन कि आप ग्रिड टाइड इन्वर्टर भी लगा लें और उसके साथ आप ऑफ ग्रिड इन्वर्टर भी लगा लें। ऑफ ग्रिड इन्वर्टर के आउटपुट पे ऑफ कोर्स आपका एसेंशियल लोड होगा, और जो आपका नॉन एसेंशियल लोड है वो आपका जो है वो जो आपका ग्रिड टाइड इन्वर्टर लग रहा है उसके आउटपुट पे, इवन आपका जो ऑफ ग्रिड इन्वर्टर है वो भी आपका जो है वो ग्रिड टाइड इन्वर्टर के आउटपुट पे ही होगा। इसका फायदा ये है कि आपका एसेंशियल लोड चल देंगे और आप प्रोडक्टिविटी भी ले पाएंगे, पर अगेन नॉन टॉर्क लोड्स को या बड़े लोड्स को ये नहीं उठा सकता। अब थोड़ा एडवांस्ड ऑप्शन आ जाता है। अब हम बात करते हैं कि एक है कि आप ग्रिड टाइड इन्वर्टर भी लगा लें और उसके साथ एक हाइब्रिड इन्वर्टर भी लगा लें। इस अप्रोच के अंदर कुछ मजे के फायदे हैं। उनमें सबसे पहले जो मुझे मजे का फायदा लगता है वो ये कि आपका जो हाइब्रिड इन्वर्टर है वो आपके एसेंशियल्स को तो ऑफ कोर्स उठा ही रहा है, ठीक है। प्लस इसके पास ये ऑप्शन है कि अगर तो ग्रिड अवेलेबल है तो और आपका लोड कम है, तो उस सूरत में जो ग्रिड टाइड इन्वर्टर है वो भी रिवर्स फीड कर रहा है ग्रिड को, और जो हाइब्रिड इन्वर्टर है वो भी रिवर्स फीड कर रहा है ग्रिड को। प्लस उसके पास बैटरी स्टोरेज है, उसके पास बैटरी बैकअप है, वो अपनी बैटरीज को भी ड्रेन करवा सकता है। और जैसे मैंने पहले डिस्कस किया कि अच्छे हाइब्रिड इन्वर्टर्स के अंदर जनरेटर इनपुट का भी ऑप्शन होता है, आप उसके अंदर इवन स्केजुलिंग भी कर सकते हैं। तो ये भी एक कॉन्फ़िगरेशन है जो कि अमूमन जो एक रीजनेबली साइज जो घर होते हैं, जहाँ पे अमूमन सोलर कंपनीज जो हैं वो 15 से 20 किलोवाट के जो है सोलर के रिकमेंड कर रही होती है, वहाँ पे एक अच्छा सोल्यूशन है, इसको सीरियसली कंसिडर कर सकते हैं आप लोग। अब हम लोग उस सोल्यूशन की, अभी तक जितने भी हमने ऑप्शन देखे उसके अंदर बात यही थी कि भाई इसेंशियल लोड, इसेंशियल लोड, इसेंशियल लोड, और अब हम बात कर रहे हैं कि नहीं भाई अब हमने तो पूरा लोड ही उठाना है, चाहे इसेंशियल लोड है चाहे नॉन इसेंशियल लोड है। वजह यह है कि मोस्ट प्रॉब्ली ये कोई मीडियम टू लार्ज टू वेरी लार्ज कोई कमर्शियल या इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है जहां पे आपको अपने लोड चलाने ही चलाने हैं। अब उस सूरत के अंदर अगर आपकी बिजली चले जाती है तो जाहिर बात है आपने अपने जनरेटर्स भी रखे हुए होंगे, और जनरेटर्स को रखने का मकसद ही यह है कि अगर ग्रिड अवेलेबल नहीं है तो जनरेटर जो है वो आपका लोड उठा सके। इस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर एक चीज का जो आपको बहुत ज्यादा ख्याल रखना है वो ये कि आपको पीवी जेनसेट कंट्रोलर या पीवी डीजी सिंक्रोनाइजेशन करवानी पड़ेगी। प्लस कुछ ऐसी एप्लीकेशंस होती हैं जहां पे हम ये रिकमेंड नहीं करते, खास करके डोमेस्टिक और स्मॉल कमर्शियल एप्लीकेशंस में हम नहीं रिकमेंड करते। आपको एक पूरा वीडियो भी मिल जाएगा इस चीज के ऊपर। पीवी डीजी सिंक्रोनाइजेशन क्या होती है इस पे भी आपको पूरा एक वीडियो मिल जाएगा, और आपको ये भी इस पे भी पूरा एक वीडियो है कि आखिर कौन से ऐसे कंट्रोल्स होते हैं जो कि चाहिए जनरेटर के साथ या ग्रिड के साथ ग्रिड टाइड सोलर इन्वर्टर्स को चलाने के लिए, ताकि सेफली और प्रोडक्टिवली आपका पूरा सिस्टम चलता रहे, बजाय इसके कि आपके एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कि आपको पता लगे जी सोलर इन्वर्टर ने रिवर्स मार के जनरेटर ही उड़ा दिया, या आपका जनरेटर अंडरलोडेड कंडीशन में चलता रहा और उसकी मत मारी गई। तो इस तरह के कंसर्न्स आते हैं जिसके लिए पीवी जेनसेट कंट्रोलर आपको लगाना पड़ता है इसके अंदर। अब इसी एप्लीकेशन के अंदर जो है आपसे पहले आपको एक लिंक मिलेगा, इसके अंदर आप पहले तो खुद आइडेंटिफाई करें, इवन दो कि आप एक मीडियम टू लार्ज लेट्स से कमर्शियल इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन आपकी है, तब भी हम आपको रिकमेंड करेंगे कि हमने ना वीडियो का एक लिंक दिया हुआ है जिसके अंदर बेसिकली बात ये हो रही है कि आप आइडेंटिफाई खुद से कैसे कर सकते हैं कि आपको पीवी जेनसेट कंट्रोलर की ज़रूरत है या नहीं, वो आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। प्लस इसके अंदर आपको एक और वीडियो भी मिलेगा जिसके अंदर बात हो रही है कि जी अगर आपने जनरेटर के साथ ग्रिड टाइड इन्वर्टर को चलाना है तो आपकी जो एक्सपेक्टेड फ्यूल की मद में जो बचत है वो कितनी होगी, उसकी भी आपको डिटेल्स जो आपका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसा वीडियो आपने अभी देखा वैसे ही आपको पीवी माइक्रोग्रिड डिज़ाइन से रिलेटेड, पीवी जेनसेट कंट्रोलर से रिलेटेड, सोलर स्काडा मॉनिटरिंग से रिलेटेड और वीडियो के लिंक्स भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे।
आप हमारा YouTube के चैनल के ऊपर मल्टीपल प्लेलिस्ट ब्राउज कर सकते हैं, जहां पे जितने एनर्जी पीके पीवी जेनसेट कंट्रोलर से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट हुए हुए हैं उनकी प्रोफाइल आपको मिल जाएगी। मज़ीद इन्फॉर्मेशन भी आप ले सकते हैं www.icssww.com विजिट करके। लोकल और इंटरनेशनल इंक्वायरीज पीवी जेनसेट कंट्रोलर के लिए, उसके लिए हमने गूगल फॉर्म का एक लिंक दिया हुआ है। आप हमें वो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन दें, सबमिट करें और हमारी टीम आपके साथ अलाइन हो जाएगी कि आपको सबसे ज़्यादा कौन सा सोल्यूशन सूट करता है और उसकी कॉस्टिंग क्या होगी। हम सोलर की ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस के लिए एक डिटेल्ड मॉनिटरिंग सिस्टम देते हैं जिसको हम पीवी स्काडा मैक्स कहते हैं। ये मीडियम लार्ज या वेरी लार्ज लेवल पे जो ग्रिड टाइड सोलर की इंटीग्रेशन होती है किसी कमर्शियल या इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में, उसके लिए प्रैक्टिकल है। इसके जो मेजर फीचर्स हैं वो ये कि ये हाईली स्केलेबल है। ये इवन 100 किलोवाट से लेके गीगावाट्स तक के प्रोजेक्ट के ऊपर ये वाला जो पीवी स्काडा मैक्स सिस्टम है ये चल जाता है। ये रियल टाइम मॉनिटरिंग दे रहा होता है कि इनके हर इन्वर्टर की किसी भी स्ट्रिंग के ऊपर इस टाइम पे चल क्या रहा है। ये रियल टाइम के अंदर अगर किसी किस्म के इन्वर्टर के ऊपर कोई फॉल्ट्स आ रहे हैं या माइनर फॉल्ट्स आ रहे हैं या वार्निंग्स आ रही हैं, उनको रिकॉर्ड भी कर रहा होता है और ये भी रिकॉर्ड कर रहा होता है कि वो मसले हल कब हुए। ये आपको ये भी दिखा रहा होता है कि आपका इस टाइम पे कौन कौन से सोर्स चल रहे हैं, कौन कौन से जनरेटर्स चल रहे हैं, ये ग्रिड के कौन कौन से कनेक्शंस चल रहे हैं सोलर के साथ, और आपका वेदर कैसे परफॉर्म कर रहा है। ये आपको इस चीज़ की ट्रांसपेरेंसी भी देता है कि आपकी एनर्जी जनरेशन या कंजम्पशन की जो डेली की रिपोर्ट्स होती हैं वो भी ऑटोमेटिकली जनरेट कर देता है। इसके पास तमाम इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स, चाहे वो जनरेटर साइड के हों, वो ग्रिड साइड के हों या वो सोलर इन्वर्टर साइड के हों, तमाम का हिस्टोरिकल डाटा इसके पास पड़ा हुआ होता है जिसको किसी भी टाइम पे पुल किया जा सकता है। ये थर्ड पार्टी स्काडा सिस्टम्स जो कि अमूमन इंडस्ट्रीज़ में पहले से लगे हुए होते हैं उनके साथ भी इंटीग्रेट हो जाता है, उनका डाटा ले भी लेता है, अपना डाटा उनको दे भी देता है। और सबसे अहम कि ये आपको फैक्ट बेस्ड बताता है, फैक्ट्स बताता है कि कब हुआ, क्या हुआ। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है जब आपने रूट कॉज एनालिसिस करना हो कि भाई अगर एक मसला आया था, वो मसला कितनी देर तक बैठा रहा, उसको टाइमली हल क्यों नहीं किया गया, हमारी प्रोडक्शन का लॉस या हमारी जनरेशन का लॉस क्यों हुआ। ये आपको ये भी बताता है कि आपकी सोर्स के बीच में ट्रांजिशनिंग कब हुई, कब किस जनरेटर से ग्रिड पे गए, कब किस ग्रिड से जनरेटर पे गए, या कब किस जनरेटर से किस जनरेटर के ऊपर गए। मैं आपके साथ एक लिंक शेयर कर रहा हूँ गूगल फॉर्म का, जो कि पर्टिकुलरली पीवी स्काडा मैक्स की अगर कोई भी इंक्वायरी है, कोई भी इन्फॉर्मेशन आप मज़ीद जानना चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं उस इन्फॉर्मेशन को फिल करके। बहुत बहुत शुक्रिया।